सुमिच, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्थिति। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज की चर्चा में हम लोग राबड़ी देवी के बंगले को लेकर चल रही सियासत को शामिल तो करेंगे ही। इसे लेकर सरकार और आरजेडी में तनातनी है, तनातनी बढ़ती ही जा रही है। देखिए, आरजेडी की ओर से कहा गया है कि जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा राबड़ी देवी का, तब वह चप्पल पहनकर उस बंगले से निकल जाएंगी, सारा सामान छोड़ देंगी। और उधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिर से दोहराया है कि बंगला बपौती नहीं है, बंगला खाली करना होगा। तो देखिए, राबड़ी देवी ने भी चैलेंज किया था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, शासन को चैलेंज किया था, चुनौती दी थी कि फोर्स बुला लीजिए। सम्राट चौधरी ने स्वयं के बारे में कहा कि देखिए, जब मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी तो 24 घंटे के भीतर मैं बंगला खाली करने वाला हूं। नीतीश कुमार का उदाहरण दिया कि 16वें दिन उन्होंने बंगला खाली कर दिया। सम्राट चौधरी यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक मुख्यमंत्री बनने के पहले तक बंगले का आनंद कहां प्राप्त किया है, और वह 2400 स्क्वायर फीट में रहते आए हैं अपने पैतृक संपत्ति में। तो देखिए, यह सियासत चल रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है, सूत्रों से खबर यह है, बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर, और यह खबर जो है लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को राहत दे सकती है। देखिए, हम लोग जो कह रहे थे, जो सूचनाएं थी, या भाजपा का जो सिग्नेचर है, नेचर है, जिसमें कहा जा रहा था बटन मिल जाए तो कोर्ट सिल देंगे, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि बिहार विधान परिषद के लिए 9 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में वह 10वां उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। इसका आशय यह है कि आरजेडी के भीतर और टूटने वाले विधायक अभी नहीं मिले हैं, पहले से एक गायब है। और इसका आशय यह भी निकलता है कि तेजस्वी यादव जिसे उम्मीदवार बना देंगे, चाहे वह तेज प्रताप यादव हो, चाहे सुनील सिंह हो, चाहे कोई अन्य और हो, उनकी जीत तय हो जाएगी। तो एक और बंगले की सियासत, दूसरी ओर राहत भी। तेजस्वी यादव को बहुत भागदौड़ नहीं करनी होगी, क्योंकि बिहार विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों की जरूरत है। और यदि बिहार में संपूर्ण विपक्ष की बात करें, राज्यसभा में मिले मतों की बात करें, जो मत अमरिंदरधारी सिंह को मिले थे वह 37 मत होते हैं, 4 गायब हो गए थे, कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 फैसल रहमान। तो यह तो बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब तेजस्वी यादव पर निर्भर करेगा कि वह किसे उम्मीदवार बनाते हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर क्या संकोच है, कहां से बिट्टो है, और सुनील सिंह को लेकर रोहिणी आचार्य का क्या विरोध है। तीसरी खबर यह है अजीत जी कि जेडीयू के भीतर फिर से मंथन चल रहा है। जेडीयू से जिन नामों पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही थी, वह सूची बदल रही है। नीतीश कुमार किसी सबन को अभी बिहार विधान परिषद में भेजने के मूड में नहीं है, और राजीव कुमार सिंह कुशवाहा जो तारापुर से विधायक थे, उपचुनाव में जीते थे, 2025 में उन्होंने सम्राट चौधरी के लिए सीट खाली की, वह भी पिछड़ते दिख रहे हैं। और जानकारी आ रही है कि जेडीयू मतलब निशान को छोड़ दें, ललन प्रसाद को छोड़ दें, इन दोनों की उम्मीदवारी तो तय ही है। बाकी सीटों पर भी अपने खाते की सीटों पर अति पिछड़ी जातियों से उम्मीदवार भेजेगा। बीजेपी के भीतर मंथन है। जब जेडीयू ने राजपूत नहीं भेजने का फैसला किया है, तो क्या राजपूत भेजा जाए, ब्राह्मण भेजा जाए। एक और चुनौती है कि किसी कायस्थ को कैसे नहीं भेजेंगे। संजय मयूख तो है ही, और आगे बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी है, जहां बड़ी संख्या में कायस्थ मतदाता है। नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट है। तो बिहार विधान परिषद में कायस्थ निर्वाचित होते आए हैं, मौजूदगी रही है। यदि नहीं भेजा गया तो फिर एक सवाल पैदा होगा। और कई नाम चल रहे हैं। संजय मयूख तो हैं ही, सभी के प्यारे हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं। अजय आलोक का नाम है, ऋतुराज सिन्हा का नाम है, रणवीर नंदन का नाम है। तो यदि हम बीजेपी के खाते की भी बात करें, 3-3-2 का जो फार्मूला निकल रहा है, तो अब यदि एक सबन कायस जाते हैं तो फिर दूसरा भी सबन जाएगा, इसकी उम्मीद कम दिखाई पड़ती है। वहां फिर
वैश्य की बात हो रही है, अन्य की बात हो रही है। तो इन तमाम चीजों पर जो चर्चाएं हैं, आगे आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो बंगले की ही बात हो रही है, उसी से आपने भी बात शुरू की, तो वो अब राबड़ी देवी को निकालने की जो भी जिद है, हम लोग इस पर डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि वो राजनीतिक है मामला, कि उसमें कॉर्नर करना है, यादव को गैर यादव वोट की पॉलिटिक्स करनी है, इसका क्या बेनिफिट उनको हो सकता है, वो भी अपनी जगह वो है, वो उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, वो अच्छी बात है, एक मिसाल अगर बना रहे हैं, वो हम लोगों ने अभी देखा पश्चिम बंगाल में 15 साल मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, तो वो हरिश्चंद्र मुखर्जी लेन में ही रही, अपने पैतृक आवास में रही, उनके भाई का जो घर था वहीं पर रहे, वहीं से उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय चलाया। और एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुए, जिन्होंने 50 करोड़ रुपया लगा दिया था अपना बंगला बनाने में। तो ये दोनों तरह की मिसाल है। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बंगले में रहना चाहिए। एक नंबर अने मार्ग मुख्यमंत्री के लिए डेजिग्नेटेड बंगला, जिसको हिंदी के प्रेस रिलीज में हम लोगों ने कल ही देखा कि करणांकित किया हुआ बंगला है। तो करणांकित का मतलब है डेजिग्नेटेड बंगला है और मुख्यमंत्री उसमें रहते आए हैं। देखिए नीतीश कुमार भी रहता है उसी में। नीतीश कुमार भी कोई ऐसा नहीं था कि बड़े लेविश लाइफ जीने के आदी थे मुख्यमंत्री रहते हुए, बड़ा सादा सिंपल जीवन था उनका, तो लेकिन एक अणे मार्ग में ही रहते थे। उसके पहले भी जो मुख्यमंत्री हुए एक अणे मार्ग में रहते थे, तो मुख्यमंत्री एक अणे मार्ग में रहे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन को भी किसी को कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि हमको किसी एडजेसेंट बंगले की जरूरत है, किसी और काम के लिए जरूरत है, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये आप देखिए कि ये प्रधानमंत्री दिल्ली में जहां रहते हैं, सब आदमी जानता है कि 7 लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ये 4 बंगले प्रधानमंत्री के लिए आवंटित है। वहां एक साइड में जो रेसकोर्स रोड की दूसरी तरफ के जो लगातार 4 बंगले हैं एक लाइन से, वो चारों प्रधानमंत्री के लिए आवंटित हैं। कहीं उसमें एक बंगले में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पंचवटी नाम से एक कुटिया टाइप से बनवाया था, एक बड़ा हॉल, और वहां मीटिंग्स होती थी। बाहर के विदेशी जो मेहमान आते थे, वहां पंचवटी में मीटिंग होती थी। सिक्योरिटी पर्सनल्स के जो एसपीजी की टीम रहती है, उसके लिए रहने के लिए एक बंगला आवंटित है। तो ये वो एक लाइन से 4 बंगले हैं। तो अगर मुख्यमंत्री को भी अगर लगता है कि एडजेसेंट बंगले की जरूरत है, जिससे उनको मीटिंग्स करनी है, दूसरे लोगों से कहीं राजनीतिक बैठकें होनी है, तो उसमें कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। आप इनके बारे में हम लोग राजा जनक, हम ही लोग क्या हुए ना, हम लोग कहते उनके बारे में कहते थे कि राजा थे और ऋषि थे, विदेह थे, मतलब राजा होते हुए विदेह थे उन। और इस बात को लेकर के बड़ी नारद जी के साथ क्या विवाद हुआ था, वो सब जानते हैं। नारद जी को क्यों बुरा लगता था कि भाई इनको विदेह कहते हैं, योगी कहे जाते हैं, जबकि राजा है ये। तो आप राजभवन में रह के भी योगी की तरह रह सकते हैं, विदेह की तरह रह सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री जहां रहे, वो उनका डेजिग्नेटेड बंगला है, उसमें रहे, अच्छी बात है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं लोग, उन सब लोगों को भी सम्मानजनक तरीके से रहने देना चाहिए है। ये कानूनी व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की मांग है। उसको किसी को भी प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। लेकिन प्रतिष्ठा से ज्यादा अब ये राजनीति की लड़ाई हो गई है। दोनों अपने अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं, दोनों अपने उस वोटर्स को एड्रेस करके एक मैसेज देना चाह रहे हैं। तो ये हालांकि धीरे धीरे अब लोगों का इसमें से वो थोड़ा रुचि खत्म होगी, क्योंकि वो लग रहा है कि अब वो सब आदमी समझने लगे हैं कि अब ये राजनीति इस पर हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। राजनीति हो रही है ना। राबड़ी देवी ने भी चैलेंज कर दिया। हाँ, राबड़ी देवी ने भी चैलेंज कर दिया, फोर्स बुलाकर आप खाली करा लीजिए। अरे भाई देखिए, सरकारी बंगला है, आप इस पर मुख्यमंत्री से बातचीत भी कर सकते थे, आप सहमति बना सकते थे, लेकिन आपने सीधे निजाम को चुनौती दे दी और कहा कि फोर्स बुलाइए। अब देखिए, अब यदि अरविंद केजरीवाल कहें कि फोर्स बुलाइए, कल सम्राट चौधरी कहें कि फोर्स बुलाइए, नीतीश कुमार कहते कि फोर्स बुलाइए तब खाली करेंगे, तो यह फिर विचित्र विडंबना की स्थिति पैदा हो जाएगी, संघर्ष हो जाएगा। वही अराजकता की स्थिति नहीं आनी चाहिए। इस बात को ये आपने कहा, ये तो एक रास्ता ये था कि आप बात कर लीजिए मुख्यमंत्री से, और भाई नीतीश कुमार के साथ ऐसे सद्भाव है, उन्हीं से बात कर लीजिए। पार्टी में दूसरे कई लोगों से सद्भाव होंगे, किसी के जरिए बात करिए, मैसेज करिए। जानकारी तो यह भी है जी, जानकारी तो यह भी है कि इस बार की कार्रवाई पर नीतीश कुमार की मुहर है। इस बार की कार्रवाई पर नीतीश कुमार की मुहर। वैसे आज पटना में भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, तो नीतीश कुमार ने ही इस बार कहा कि नहीं, जो फैसला हुआ था उस वक्त क्यों टाला गया, क्यों अनभिज्ञता की बात कही गई, लेकिन इस बार यह संकेत दिया गया कि नहीं, इस बंगले को खाली करा दीजिए। अब पता नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है 7 नंबर और 10 नंबर में फर्क कितना है, दूरी कितनी है, समझ ही रहे हैं, तो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं रहना चाहते हैं क्या, यह भी समझने की बात है। नहीं, इस बात पर चर्चा दूसरे तरह से भी, अदर वे राउंड भी इसको लोग देख रहे हैं
हाँ इसको इस तरह भी देखा जा रहा है दिल्ली में कि बीजेपी के लोग इस बात से आशंकित है कि इतना नजदीक नहीं रहने देना चाहिए 10 नंबर और 7 नंबर। जी दोनों ज्यादा नजदीक होंगे तो कभी टहलते हुए कोई किसी के घर में घुस जाएगा और फिर क्या बात हो जाएगी और क्या खेल हो जाएगा। हालांकि अब उस तरह के किसी भी खेल की संभावना समाप्त हो गई है, और अगर कोई खेल करना होगा तो हार्डिंग रोड से सर्कुलर रोड कितना दूर है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती है। दिल मिलने चाहिए, वो तो दूरी भी रहेगी तो काम हो जाएगा। लेकिन वो उस तरह की संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं, तो ये एक राजनीति का मुद्दा बन गया है। अब एक दोनों ने अपनी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में इसको राजनीति का मुद्दा बना लिया। बंगले पहले भी राजनीति का मुद्दा रहे हैं, पहले भी रहे। लोगों ने तो तो अब पटना में कब्जा होते देखा है, जैसे ही चुनाव के नतीजे आते थे हाँ, लोग राइफल और बंदूक लेकर के कब्जा करने के लिए हम चले लोग आते थे। हाँ, जो हार जाते थे उनके बंगले में जबरिया घुस जाते थे और बाद में कहा जाता था इसे ही आवंटित कर दो। हाँ, तो ये भी होता देखा है हम लोगों ने, देखा जी ही है हम लोगों ने। तो हम्म बंगलों पर पहले भी राजनीति होती रही है। अब हम्म ये दोनों की राजनीति है, दोनों अपने अपने वोट को एड्रेस कर रहे हैं। हम्म मतलब सद्भाव के साथ खत्म हो जाए मामला तो अच्छी बात है। इस पर बदमजगी हो ऐसी चीज पर जिसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग कल इस पर बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, इसलिए उन बातों को बिल्कुल दोहराना नहीं है। हम्म लेकिन हम आप बगल में देखिए ना, झारखंड में मुख्यमंत्री ने क्या अपना जो नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जो उनको बंगला मिला था, सम्राट जिसको इनको हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन को। उसी हाँ उसी बंगले को उन्होंने मुख्यमंत्री वाले बंगले में मिला दिया। तो अब सब बंगला, नेता प्रतिपक्ष का और मुख्यमंत्री का, दोनों का बंगला मिल गया, एक ही बंगला करा दिया उन्होंने खाली नहीं किया। जी खाली करने का मतलब उन्होंने बहुत बड़ा बनवा लिया है। तो हम्म ये सब चीजें भी होती हैं। अब यहाँ नेता प्रतिपक्ष का ये मान लीजिए कि इसको डेजिग्नेट कर दीजिए कि भाई ये इनको ये नेता प्रतिपक्ष जो भी होगा विधान परिषद में, उसको ये बंगला आवंटित होगा। जब तक हम्म राबड़ी देवी हैं तब तक रहेंगी, जब उनका खत्म हो जाएगा तो उनको खाली करना पड़ेगा। कुछ हम्म भी रास्ता निकल सकता है, बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए। इसको बड़ा विवाद का इशू नहीं बनाना चाहिए ज्ञानेश्वर जी, हमको लग रहा है। हालांकि अब जी राजनीति में सब चीजें लोग करते हैं। इसमें अगर मत लग रहा है कि यादव वोट को राबड़ी देवी मैसेज दे देंगे कि देखो हम लोग कितना परेशान हम लोग को किया जा रहा है, यादव उनके साथ एकजुट हो जाए, तो उनको भी फायदा दिख रहा है। इधर फायदा ये दिख रहा है कि गैर यादव वोट को मैसेज जाएगा कि देखिए राज हम लोग का आ गया तो हम लोग ठीक करके रखेंगे उन हम्म लोगों को। तो ये दोनों मैसेज है राजनीति का, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ज्ञानेश्वर जी। जी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखिए अब चलते हैं विधान परिषद चुनाव की ओर। भाजपा को बटन तो है लेकिन वह कोर्ट सिलने को तैयार नहीं है और यह राहत देने को तैयार है कि तेजस्वी यादव अपना एक एमएलसी बना ले। तो इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के कार्यकाल के दिनों में निर्विरोध चुन लिए जाते थे, 9 के 9 ही उम्मीदवार आएंगे और इससे सबसे बड़ी राहत तो तेजस्वी यादव को मिलेगी कि उन्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। जिस पर मुहर लगा देंगे वह एमएलसी बन जाएगा। वैसे भी उनकी सीटें कम हो रही हैं और देखिए सुनील सिंह और फारूक शेख के खत्म हो रहे हैं, लेकिन 25 ही विधायक है, 24 ही साथ में है। ऐसे में तो एक ही उन्हें मिलना है। 37 तो हमने कहा राष्ट्रसभा में जब ओवैसी की पार्टी के सभी 5 विधायकों ने वोट दे दिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि 2026 की एमएलसी सीट भले आरजेडी ले ले, लेकिन 2028 की सीट अगला जो भी चुनाव होगा द्विवार्षिक, उसमें वह सीट ओवैसी की पार्टी को देना होगा। भविष्य में क्या होता है नहीं होता यह दूसरी बात है, लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो यह भी मान सकते हैं कि बीजेपी अभी और तोड़ने वाले विधायक या टूटने वाले विधायक आरजेडी के भीतर नहीं तलाश पाई है, इसलिए यह राहत प्रदान की जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है ज्ञानेश्वर जी की। और अगर आरजेडी में इसमें बहुत ज्यादा तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है। अगर हम लोग 37 को ही बेंचमार्क माने तो 24 मतलब 12-13 कम करने होते, 25 चाहिए है और 37 अगर मिल रहे हैं तो 10-12 कम करने। 37 हाँ वही 37 जब मिल रहे थे राज्यसभा में मिले थे और हम लोग उसी को बेंचमार्क माने कि 37 अभी भी मिल जाएगा, तो 12-13 विधायक आपको कम कराने पड़ेंगे। मतलब उसे 12-13 से ज्यादा विधायक कम कराने पड़ेंगे आरजेडी को एक सीट हरवाने के लिए। तो फिर इससे एक गलत मैसेज भी जाता है। इससे फिर आप जनता के बीच में भी एक मैसेज आता है, सहानुभूति होती है अपोजिशन को, अपोजिशन के लोगों को एकजुट होने का भी मौका मिलता है। कई तरह के नैरेटिव बनते हैं और आजकल आपको पता है कि मीडिया जो है सिर्फ इस तरह का मीडिया नहीं है जो नीतीश कुमार के पुराने जमाने में एक मीडिया होता था कि 5 अखबार है 4 अखबार है, आपको उनको काबू करना है, उनको कंट्रोल करना है। ऐसा है नहीं। अब चैनल्स भी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज्यादा है और उनकी रीच भी बहुत ज्यादा है। बिहार में तो फेसबुक मान लीजिए कि इंस्टाग्राम ट्विटर थोड़ा कम है, लेकिन फेसबुक की रीच बहुत ज्यादा है, यूट्यूब चैनल्स की रीच बहुत ज्यादा है। और जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं, मतलब देश के दूसरे हिस्से में या दुनिया के दूसरे हिस्सों में, उन तक ज्यादा पहुंच जो है यूट्यूब चैनल्स की है। तो वो वहां से तो इन सब चीजों से भी नैरेटिव बदलता है। अचानक से नैरेटिव क्यों बदलना है? अगर इतना क्यों परेशान करना है कि एकदम से नैरेटिव आपके खिलाफ हो जाए?
तो ये भी होगी। अगर 1-2-4 कम हो रहा होता तब तो हो सकता है बीजेपी कर देती, लेकिन 12-13 कम करना है तो इसलिए भी लगा होगा कि अभी उसकी जरूरत नहीं है। एक अगर कम करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो एक तो बीजेपी और जेडीयू अगर ये सहमति बनाते हैं कि जितनी सीटें खाली हो रही हैं उससे ज्यादा उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से जैसा आपने कहा तेजस्वी यादव के लिए बड़ी राहत की बात होगी। तेजस्वी यादव को राहत 2 लेवल पर होगी। एक राहत तो ये होगी कि वो अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन पाएंगे। अगर अपनी ये नहीं पसंद का चुन पाएंगे, अपनी पसंद का, कि देखिए माता की पसंद क्या है, पिता की पसंद क्या है, परिवार की पसंद क्या है। माता पिता तेज प्रताप यादव को चाहते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में कितनी दूरी है। सुनील सिंह का विरोध रोहिणी आचार्य कर रहे हैं, सुनील सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तेज प्रताप यादव को सरकारी बंगला आगे भी बना रहे, इसलिए उन्हें विधान परिषद में, लेकिन तेज प्रताप यादव कर रहे हैं जनशक्ति जनता दल। तो तेजस्वी यादव की पसंद थोड़ी धीमी पड़ रही है। अंतिम समय में क्या होगा पता नहीं। लालू और राबड़ी तय कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। सुनील सिंह की बारी आती है तो रोहिणी आचार्य का बिट्टो लग जाता है, नहीं 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 वो कैसे जा सकते हैं। और अभी तो रोहिणी आचार्य के पास ही लालू यादव है। देखिए तेजस्वी यादव की पसंद का मतलब, हमारा ये कहने का मतलब कि परिवार की पसंद या आरजेडी की पसंद, मतलब उनके लिए चॉइस जो है ना वो अब खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं। अगर नहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस बहुत करने होते हैं। अगर आपको कांग्रेस के वोट लेने हैं, ओवैसी के वोट की भी जरूरत पड़ रही है, तो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। लेफ्ट ने भी अपनी, मतलब लेफ्ट का भी समर्थन आपको लेना होता। अभी आप अपने सीट से, अपने नंबर ऑफ एमएलए के दम पर आप जीत सकते हैं और या निर्विरोध जीत सकते हैं, तब फिर आपको उतने कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा तो एक कैंडिडेट आप तब चुनने में आसानी होगी। नहीं तो आपको कैंडिडेट चुनने में भी, कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी आपको कई तरह के समझौते करने पड़ते। एक तो ये राहत की बात हो जाती, और दूसरा क्या है, हमको ये भी लग रहा है कई बार कि तेज प्रताप को लेकर के जो बीजेपी के अंदर सद्भाव है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को पता है कि तेज प्रताप को आना है इसलिए छोड़ दो, निर्विरोध होने दो, वो आएंगे तो आप नहीं रहेंगे। ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल। भाई बीजेपी, उसने सरकार ने बंगला दिया हुआ है, वो बंगला बना रहे और वो जाके यूपी में कहीं रहे हैं कि अखिलेश यादव तो विनोद जायसवाल के नाम आवंटित है जो आरजेडी के एमएलसी हैं, तो वही आवंटित हो जाएगा। वही आवंटित हो जाएगा, उसी को आवंटित कर लेंगे या कोई और आवंटित हो जाएगा तेज प्रताप को। लेकिन वो जिस तरह के सद्भाव दिखा रहे हैं जाकर के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कहा कि इनका कोई चांस नहीं है, योगी फिर आएंगे, तो अपोजिशन का कोई नेता, यादव नेता, लालू यादव का बेटा कोई इस तरह की बातें कहे तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों ने देखा पढ़ना यादव को क्या चाहिए, जो चाहिए सो सब बीजेपी देती है। मुलायम सिंह की बहू छोड़ के आ जाए तो ये कम से कम वोट भले ना आए, एक पोजिशनिंग के लिए आपके बात हो जाती है। कोई आपको कहेगा कि आप यादव विरोधी हैं तो आप कहिएगा कि अरे मुलायम सिंह की बहू तो हमारी पार्टी में है। अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है उनको। तो उसी तरह से अगर तेज प्रताप ऐसा कोई सद्भाव दिखाते हैं और बीजेपी भी उनके प्रति सद्भाव दिखा देती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, और फिर वो बीजेपी के लिए काम करते रहे, बीजेपी का गुणगान करते रहे, तो ये बीजेपी के लिए भी ठीक होगा, बुरा नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी को पता हो, परिवार के तरफ से ये हो कि आ रहे हैं तो जाने तो, निर्विरोध हो जाने दो। कोई दूसरा आता, क्या पता कोई दूसरा आता तो बीजेपी करके और खेल कर देती। कोई दूसरा आता तो बीजेपी को जो पसंद नहीं है, मान लीजिए कोई मजबूरी में मुस्लिम लेके आना चाहते तेजस्वी यादव, तब हो सकता है बीजेपी कैंडिडेट खड़े कर देती और राजद और सब बाकी नॉन मुस्लिम जो है वो उधर चले जाते। तो ये खेल कर सकती थी बीजेपी, लेकिन अभी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। तो इसका ये मतलब यही था कि आरजेडी को एक मतलब सहूलियत हो गई कि अपना कैंडिडेट तय करने में उनको आसानी हो गई, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जिस पर सहमति बनाएंगे उसको बना देंगे, और फिर उसको जितवाने के लिए मैनेजमेंट नहीं करना होगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट ज्ञानेश्वर जी, तेजस्वी यादव और उनकी टीम के बस की बात दिख नहीं रही। चूंकि अमरिंदरधारी सिंह को तो किन लोगों ने लड़ाया वो सब हम लोग जानते हैं, सब लोग मैनेजमेंट में बहुत माहिर हैं, लेकिन तभी मैनेज कहाँ हुआ, तभी नहीं हो सका। सब मैनेज कर रहे थे लोग, उनके पास पैसे का भी कोई उनकी कमी नहीं है, पैसे उनको देने बांटने में भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नहीं हो सका। तो मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर मैनेज करने की जरूरत आ जाती, अगर 9 से 10वां कैंडिडेट आ जाता, कोई निर्दलीय खड़ा हो जाए अभी भी ज्ञानेश्वर जी, तो आरजेडी के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब तो जो सबसे बड़े मैनेजर रहे हैं तेजस्वी यादव के, संजय यादव, वो अभी बिहार में कहाँ दिख रहे हैं। कई तरीके की चर्चाएं पटना से लेकर दिल्ली तक है, तो संजय यादव भी गायब दिखते हैं। तो मैनेजर इनके पास है क्या? मैनेजर तो है नहीं। लालू यादव के पास सब लोग थे, रघुवंश प्रसाद सिंह, शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, रघुनाथ झा, तमाम बड़े बड़े लोग थे, बैद्यनाथ पांडे, तमाम बड़े बड़े लोग थे, सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, एक जमाने में पप्पू यादव, सब लोग थे। इनके पास मैनेजर कहाँ है? नहीं, न मैनेजर है ना नेता है।
असली जी। संकट तेजस्वी यादव के सामने यही आना है ज्ञानेश्वर जी, जिसको ये लोग समझ नहीं रहे। अभी हम्म। आप देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के टूटने की जो चर्चा है, उसमें क्या समस्या क्या है? असली हम्म। समस्या यह है कि ममता बनर्जी ने जिन लोगों के साथ नेतागिरी की, वो या तो गुजर गए या इतने बुजुर्ग हो गए कि अब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अखिलेश हम्म। यादव, अभिषेक बनर्जी के साथ अभिषेक कोई नया बनर्जी। नेता नहीं पैदा हुआ, कोई नया हम्म। नेता उन्होंने आगे नहीं किया। नहीं तो एक समय था ममता बनर्जी के साथ जो नेता थे, आप उनकी लिस्ट देखिए, मुकुल राय जैसा बड़ा नेता, बिल्कुल। ज्ञानेश्वर जी, जिसके बारे में लोग बताते थे कि सारी रात चलते थे, वो सारी रात, मतलब जी। कलकत्ता से निकल गए 8 घंटा 10 घंटा चल के दार्जिलिंग जा रहे हैं, सिलीगुड़ी जा रहे हैं, आगे कलिम्पोंग जा रहे हैं, एक एक वर्कर का नाम उनकी जुबान पर था, टिप्स पर था, पूरे बंगाल में कहीं भी चले गए, कहीं निकल गए और लोगों से मिल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, समीकरण बिठा रहे हैं। तो मुकुल राय का निधन हो गया है, सुदीप बंदोपाध्याय अब एकदम निष्क्रिय हो गए, सौगत राय बुजुर्ग हो गए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, मदन मित्रा और पार्थ चटर्जी जैसे लोग मुकदमों में फंस गए, अनुव्रत मंडल मुकदमों में फंस गए। तो अब वहां हम्म। बचा ही नहीं ममता बनर्जी के साथ राजनीति करना, और फिरहाद हाकिम अब एक ले दे करके बचे, वो भी काफी उम्रदराज है। नया जी। आदमी आया नहीं, नया नेता लेके नहीं आए। ममता बनर्जी ने भी जिन लोगों को नेता बनाया, वो कुछ फिल्म हीरोइंस हैं और कुछ ऐसे इधर उधर के लोग जिनका कोई मतलब नहीं। तो पार्टी हम्म। टूटेगी तो बचाने वाला कोई नहीं है। सेम बिल्कुल। यही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। जो बाल ठाकरे के साथ राजनीति करने वाले सारे लोग या तो हाशिए में चले गए, पार्टी छोड़ हम्म। गए, या गुजर गए। मतलब मनोहर जोशी थे, ना नारायण राणे थे, तो नहीं बचा सका कोई। राज ठाकरे जी। पार्टी छोड़ करके चले गए थे, नारायण राणे और मनोहर जोशी बीमार हो गए थे, नारायण राणे दूसरी पार्टी में चले गए, तो नहीं बचा सका कोई पार्टी को। हम्म। ये तेजस्वी यादव की असली चिंता यही होनी चाहिए। आपने जितने लोगों के नाम लिए, ये सब लोग अपने अकाउंट से नेता थे। ये लोग लालू यादव के प्रति निष्ठा दिखाते थे, राजद के बिल्कुल। साथ नेता थे, लेकिन सब अपने अकाउंट से अपने इलाके के बड़े नेता थे। सबका अपना बड़ा हम्म। आधार था। सब जी। लोगों को अपने, मतलब इसमें कई नेता तो ऐसे जिनको पूरा बिहार ही जानता था, रघुवंश बाबू को पूरा बिल्कुल बिहार जानता बिल्कुल। था, पूरा देश जी। जानता था। तो इस तरह के नेता थे लोग। चाहे प्रभुनाथ सिंह का नाम ले लीजिए, चाहे आपने जितने लोगों के नाम लिए, अखिलेश जी। सिंह जब तक थे तब तक किसी और की जरूरत ही नहीं होती थी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो उनके बिल्कुल। पास तमाम, मतलब लीडर्स थे। इनके पास हम्म। अब कोई नेता नहीं है, ऐसा नेता जिसका दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ सद्भाव हो, जो फोन उठा करके बीजेपी में भी किसी को कह दे कोई बात तो मामला निपट जाए। कोई नेता नहीं है ऐसा। जी। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। समस्या है उनके साथ, और ये इसको वो निपटाने, इसको ये दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो नेता नहीं तैयार कर रहे अपने, उन्होंने कुछ मैनेजर तैयार किए थे, और उन मैनेजर से भी कुछ नहीं हो रहा है भाई। अब बिल्कुल। आखिर तो आपने नेता किसको बनाया? कि नेता जो, अब सुनील सिंह भी कोई नेता तो बन नहीं पाए। कहा उन्होंने अपनी दूसरी पार्टियों के साथ और जनता के बीच में नेता बनने वाला कोई काम तो किया नहीं उन्होंने। संबंधी तो खराब कर लेते हैं, सबसे संबंधी खराब हाँ, कर लेते हैं। वही हाँ। वही कह रहे हैं, सबके बारे में बनाने इतने की पीछे बोलेंगे कि कोई बात ही नहीं बनेगी। कोई राजीव शुक्ला तो इनके पास है नहीं। हम नहीं है, कोई नहीं है, हाँ। ना मैनेजर कोई है अच्छा, ना कोई नेता है। अपने बिल्कुल। अपने इलाके में भी नेता नहीं है। अब छोटे छोटे हम्म। इलाके में भी हम अपने ही यहाँ देखते हैं ज्ञानेश्वर जी की पूर्वी पश्चिमी चंपारण में आरजेडी का नेता कौन है, तो हमको नहीं समझ में आता है कि नेता कौन है उस इलाके एक में, कि जमाने में जिसको, मुजीबुर रहमान थे, याद कीजिए। इतने बड़े नेता थे मोतीउर रहमान थे, बेतिया आप कहीं से भी लड़ाइए उनको। रघुनाथ झा एक जी। जमाने में उधर उस इलाके से रघुनाथ झा आते थे, मोतीउर रहमान आते थे, उस इलाके में कई नेता थे हम्म। आरजेडी के पास। सिवान की तरफ आइए तो साहबुद्दीन थे, बैनाथ पांडे आपने नाम लिया, सब ने हर इलाके में जी। नेता थे बड़े बड़े, लेकिन अब बिल्कुल। कोई नहीं। तो ये हम्म। समस्या है इनके पास। तो अगर अगर हम लोग जैसी बात कर रहे थे, अगर 10वां उम्मीदवार आ जाता और आपको हम्म। मैनेज करना पड़ता, तो मैनेज नहीं कर पाते। हम्म। ये तो बड़ी खुशकिस्मती कहिए, किसी वजह से कहिए, कि बीजेपी ने और जेडीयू ने मिलकर के, एनडीए ने तय किया, मान लीजिए कि नहीं अभी इस बार डिस्टर्ब नहीं करना है, जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है उसको बना रहने दें, 9 लोग को देते हैं, 9 लोग निर्विरोध चुन लिए जाए, तो कैंडिडेट चुनने में भी सुविधा है इस बार आपको। डिस्टर्ब नहीं करना है। आपने ठीक कहा कि फैसला यही है, इस बार डिस्टर्ब नहीं करना है, भविष्य के लिए छोड़ देना है, ये बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी राबड़ी देवी की भी छीननी है और तेजस्वी यादव का भी छीनना है। यह संकल्प भी पूरा पूरा है बीजेपी के भीतर, जिससे आप बात करेंगे, कहेंगे बस समय की बात है, इंतजार कीजिए। हाँ, नहीं तो उसकी शुरुआत तो अभी भी कर सकती है। आप मान लीजिए कि बीजेपी कहे कि हम नहीं कर रहे हैं, और कोई निर्दलीय खड़ा हो जाए, तो उसका क्या करिए? कोई निर्दलीय खड़ा हो जाए तो देखिएगा पसीने छूट जाएंगे आरजेडी को। जीतना हारना हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई निर्दलीय कैंडिडेट अगर खड़ा हो जाए तो पसीने छूट जाएंगे। बिल्कुल जिताना हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, इतनी सीटें होने के बावजूद। इतना बड़ा आपके पास एल्बो रूम है कि आपको जितना चाहिए उससे 12, 15, 16 एमएलए ज्यादा है, तब भी समस्या हो जाएगी। तो ये बीजेपी जब तक छोड़ देगी तब तक छोड़े रहेगी, उसके बाद कोई दिक्कत, बीजेपी को कोई समस्या नहीं आएगी अगर तोड़ना चाहे और परेशान करना चाहे तो। अभी हो सकता है कि उस तरफ नहीं ले जाना चाहती हो बीजेपी, तो उसके 2 फायदे जो हमने बताए, एक ये है कि आप अपनी पसंद से उम्मीदवार दे सकते हैं, और उसको जिताने के लिए आपको प्रबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक राहत की बात है जो अभी होता दिख रहा है। ये ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। हम लोग बार कह ही रहे थे कि इस मामले में ज्यादा दाव पेच करने से मैसेज खराब जाता है।
तो चलिए ये राजद की बात है। और अब चलते हैं जेडीयू की ओर। देखिए जेडीयू की ओर से नाम तय बताए जा रहे हैं उम्मीदवारों के। देखिए 3 पूर्णकालिक सीटें मिलनी है और एक उपचुनाव वाली सीटें जो नीतीश कुमार ने खाली की है। तो नीतीश कुमार की सीट पर तो ललन प्रसाद जो पहले उम्मीदवार बने थे, लेकिन सुनील सिंह सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, इसलिए वो सदस्य नहीं बन पाए, उनका उम्मीदवार बनना तय है। बाकी 3 सीटों पर एक निशांत कुमार की उम्मीदवारी तय है। और दूसरी सीट पर कहा जा रहा था कि राजीव कुमार सिंह कुशवाहा जो तारापुर के पूर्व विधायक, जेडीयू के पूर्व विधायक जिन्होंने 2025 में सम्राट चौधरी के लिए सीट छोड़ी, उन्हें भी बना दिया जाएगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि नहीं, किसी कुशवाहा को जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गए, दीपक प्रकाश मंत्री हैं और भी महत्वपूर्ण पदों पर बनाया ही गया है, भगवान सिंह तो कुशवाहा भी मंत्री हैं। भगवान सिंह कुशवाहा को भी बनाया ही गया है, तो फिर किसी और कुशवाहा को अभी देने की जरूरत नहीं है। इसके बदले किसी डांगी की चर्चा चल रही है। अब देखिए जो बिहार में बाबेला चल रहा था जेडीयू के भीतर, राजपूत नेताओं की नाराजगी, राजपूत नेताओं का समर्थन, आनंद मोहन और आनंद मोहन के खिलाफ कितने लोगों ने आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोला, लेसी सिंह, संजय सिंह, सभी लोगों ने मोर्चा खोल रखा था। वैसे भी दावेदारी बन रही थी क्योंकि हरिवंश रिटायर हुए, बीजेपी ने उन्हें मनोनीत कराया, जेडीयू ने नहीं भेजा। वशिष्ठ नारायण सिंह रिटायर हुए, कोई राजपूत नहीं गया। बिहार मंत्री परिषद में भी राजपूत कोटे से 2 मंत्री होते थे, लेसी सिंह और सुमित कुमार सिंह। सुमित कुमार सिंह इस बार चुनाव हार गए तो वो बने नहीं, जेडीयू कोटे से राजपूत मंत्री सिर्फ लेसी सिंह बनी। तो वहां भी एक रिक्ति दिखाई पड़ रही थी और कहा जा रहा था कि निशांत, राजीव कुमार सिंह कुशवाहा और तीसरे उम्मीदवार के रूप में हर्षवर्धन सिंह का नाम, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और जिन्होंने एक वक्त 5 एमएलसी तोड़े थे, कि उनके नाम पर ललन सिंह ने मंजूरी दे दी है, सहमति दे दी है। संजय झा भी तैयार हो गए हैं, लेकिन बात आखिर में अटक गई है। जब नीतीश कुमार कुछ देर के लिए सचेत होते हैं तो पूरी राजनीति करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अति पिछड़ी सवर्ण जातियों का हिसाब किताब बीजेपी के पास ही रहने दीजिए। तो राजीव कुमार सिंह पिछड़ रहे हैं, राजपूत जाति में हर्षवर्धन सिंह का नाम था और हर्षवर्धन सिंह का नाम आया तो सुमित कुमार सिंह और रिंकू सिंह जो वाल्मीकि नगर से चुनाव हारे, वो पीछे हट गए थे। लेकिन अजय सिंह, मतलब उनकी पत्नी जो कविता सिंह विधायक सांसद, हाँ, तो वह उम्मीदवार बनी हुई थी। लेकिन अब राजपूत का पट्टा कटता हुआ दिख रहा है और यहाँ नई राजनीति हो रही। तो पहले जेडीयू के भीतर की बात कर लिया जी, फिर बीजेपी पर आते हैं। देखिए पता नहीं जेडीयू ने हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि फॉरवर्ड काफी कम कर दिए थे और जो आपने कहा कि वो छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो भारतीय जनता पार्टी उनको साधे, उनको ठीक करे। तो वही राजनीति यहाँ भी हो रही है बीजेपी में। अब जेडीयू को लेकर के ये बात चारों तरफ चर्चा है जेडीयू के अपने काडर में। ज्ञानेश्वर जी, जो हमने एक दिन और आपको कहा था कि भाई डिप्टी सीएम बना रखा है विजय चौधरी को और केंद्र में मंत्री बना रखा है ललन सिंह को, तो वो अब संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो अब और क्या चाहिए फॉरवर्ड के लिए, जिस पार्टी का कोर वोट अपना मान के चलते हैं नीतीश कुमार की अति पिछड़ा मतलब कोयरी कुर्मी धानुक और उसके बाद अति पिछड़ा जिसका कोर वोट है, उसमें अगर इतने फॉरवर्ड्स उन्होंने एडजस्ट किए हैं और भी फॉरवर्ड्स उन्होंने लगाए ही रखे हैं, दूसरे मंत्री एक राजपूत एक ही बनाया है लेकिन बना के रखा हुआ है, तो उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। और उसका ये भी हो सकता है कि गवर्नर कोटे की सीटें आएंगी और फिर उसके बाद आगे का चुनाव आएगा तो उसमें देखेंगे। अभी ये हमको सिर्फ जेडीयू की राजनीति का नहीं, इसमें बीजेपी का भी, मतलब दोनों साझा तौर पर इस बात को तय कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये फॉरवर्ड वोट की चिंता नहीं है जितनी अन्य पिछड़ी जातियों की चिंता है। क्योंकि अखिलेश यादव जो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं पिछड़ा दलित वाली, उसमें उनका फोकस गैर यादव पिछड़े वोट पर है और वो वहां एक आबादी उसकी अच्छी खासी है। बीजेपी ने हालांकि साधा हुआ है, ओम प्रकाश राजभर के जरिए राजभर को, संजय निषाद के जरिए निषाद को, अनुप्रिया पटेल के जरिए कुर्मी को, केशव प्रसाद मौर्य के जरिए कोयरी को, ये वोट उसने साधा हुआ है। इसके बावजूद चिंता है, तो अति पिछड़ा कोयरी कुर्मी इस पर फोकस होगा तो ये एनडीए मिलजुल करके कर रहा है। एनडीए की सारी पार्टियां मिल करके तय कर रही हैं। यूपी का चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद वाले चुनाव में हो सकता है नीतीश कुमार भी फॉरवर्ड को भेजें गवर्नर कोटे में और इसके बाद वाले 28 वाले चुनाव में राजपूत भी भेजें, सब भेजें, लेकिन वो अभी इस बार नहीं हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं यूपी चुनाव का भी रोल है और बीजेपी जेडीयू दोनों मिलकर तय कर रहे हैं। तो देखिए यूपी चुनाव का रोल है जेडीयू की उम्मीदवारी तय करने में भी और साझा निर्णय हो रहे हैं। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। देखिए बीजेपी से कौन जाएगा? देखिए संजय मयूख भी है रिटायर होने वालों में, तो संजय मयूख की दावेदारी तो जानते ही है कि वो कितने करीब है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के। और बांकीपुर का उपचुनाव भी है, वहां
कायस्थ मतदाता और संजय मयूख कितने विनम्र हैं, कितने अनुशासित हैं, यह भी जानते हैं। जब जेडीयू ने किसी सबन को नहीं भेजने का फैसला किया, पहले बात यह चल रही थी कि जेडीयू से कोई राजपूत जाएगा और बीजेपी से कोई ब्राह्मण जाएगा। संजय मयूख बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब फैसले बदलते हुए दिख रहे हैं। क्या राजपूत जाएगा बीजेपी से? और यदि तीन ही है और यदि राजपूत जा रहे हैं तो फिर दूसरा कैसे होगा, सबन कैसे होगा? 3 में 2 सबन हो जाएंगे, इस बात की उम्मीद तो कम दिखती है। भूमियाल का कोटा पहले ही खत्म हो गया, मंगल पांडे की सीट पर अरविंद शर्मा को बना दिया गया, तो कायस्थ की संभावना अधिक दिख रही है। अब कायस्थ यदि जा रहे हैं तो संजय मयूख जा रहे हैं, ऋतुराज सिन्हा जा रहे हैं, अजय आलोक जा रहे हैं, रणवीर नंदन जा रहे हैं, क्योंकि इन 4 नामों में से किसी एक को या फिर कोई नया नाम होगा जिन्हें बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ना है। तो वहां एक वैश्य को, मतलब 3 में 2 समन चले जाएं, इस बात की उम्मीद तो कम लग रही है। तो बीजेपी के भीतर की खबर ये है अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, उसमें अब जो जाति का जो गणित है उसको देखिए, बीजेपी जेडीयू का पूरा एनडीए का बड़ा परफेक्टली बना हुआ है। उनको अब कोई भी भेजने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री बना रखे आपने। पूर्वी भेजने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार भेज रहे हैं, अपने बेटे को ही भेज रहे हैं, उधर से वो जा ही रहा है, धानु भेजा ही जा रहा है, यादव आपको भेजना नहीं है। तो राम चले ही गए, राम को आपने राज्यसभा ही भेज दिया। अपना पासवान का वोट साधने का जिम्मा आपने चिराग पासवान के ऊपर छोड़ा हुआ है, और मांझी में संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे। तो परफेक्टली बैलेंस्ड है, जिसको चाहे आप उसको भेज सकते हैं, और आप इसके बावजूद आप बता सकते हैं कि हमने हर कास्ट को प्रॉपर जगह दी हुई है। आपने जब कायस्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है तो अलग से क्या एडजस्ट करना है? अब बांकीपुर के लोग इसकी शिकायत थोड़े करेंगे, उनको तो खुश होना चाहिए कि उनका जो विधायक था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राज्यसभा में भी गए हुए हैं। तो ये राज्यसभा तो कायस्थ को राज्यसभा भी दी ना, और बाकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाया ही हुआ है। तो बीजेपी को समीकरण अगर मान लीजिए कि अब एक जो बच रहा है उसमें एक दिख रहा है कि वैश्य को आपको देना है, आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन आप एक वैश्य को दे सकते हैं। और एक नाम हमेशा जब भी ऐसे चुनाव आते हैं तो एक नाम हमेशा चलता रहता है, गुरु प्रकाश पासवान का। गुरु प्रकाश पासवान का, और जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं, उनके पुत्र के साथ ही हैं, तो राकेश तिवारी का। जब ब्राह्मण की बात होती है, देखिए राकेश तिवारी अभी कोषाध्यक्ष पद से भी हटे हैं, तो उन्हें भी कोई जिम्मेवारी मिली, तो बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन जब भी ऐसे चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, विधान परिषद के चुनाव हो, गुरु प्रकाश पासवान बहुत आगे तक गए हैं, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो ये नाम भी चलते रहते हैं। हाँ, तो बीजेपी को बड़ा लेवरेज है, जिसको बनाना चाहे उसको बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हटाना चाहेगी उसको भी हटा देगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, अभी हम लोगों ने गिना कि कितने राजपूत रिटायर होते गए, उनकी जगह किसी को नहीं बनाया। जेडीयू ने नहीं बनाया, वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह कोई नहीं आया, हरिवंश जी गए तो उनकी जगह भी कोई नहीं आया। इसी तरह से आप भूमिहारों में देखिए ना, बीजेपी से 3 भूमिहार एक लाइन से राज्यसभा से रिटायर हो गए, तो कहाँ किसी को भेज दिया? भाई राकेश सिन्हा का टर्म खत्म हुआ, नॉमिनेटेड थे, कोई नहीं आया। विवेक ठाकुर गए, कोई नहीं आया। तो आप हटते जाएंगे, कोई आ नहीं रहा है, उसकी जगह किसी को नहीं आप दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए ये किसी को बनाए ना बनाए, उस इनके समीकरण में सब चीजें पहले से फिट है, तो ये सुविधा उनको है बना देने की। अगर 2 फॉरवर्ड भी बनाना चाहे तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं। हमको एक वैश्य की संभावना इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी तक जो राज्यसभा और एमएलसी देख रहे हैं वो इधर कहीं से आ नहीं रहा है कोई व्यक्ति। तो एक वैश्य को बनाने की बात कर सकते हैं, जो अति पिछड़े समाज का भी हो सकता है, अति पिछड़ा भी हो सकता है वो, बिल्कुल। और अगर उसके बाद एक संभावना ये है कि एक दलित और एक फॉरवर्ड बना दे या 2 फॉरवर्ड बना दे, तो बीजेपी को समस्या नहीं होगी ज्ञानेश्वर जी। और कायस्थ को लेकर के ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है, और ये भी देखा हुआ है कि जब वहां टिकट काट दिए कुम्हरार में तो क्या हो गया। तो अब उसके लिए उस लिए भी वहां लड़ाएंगे ही, बाकी तो कायस्थ ही लड़ाएंगे, तो नहीं देंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। अब वो अपने उसके ऊपर है कि किसको पसंद कर ले रहे हैं अमित शाह। दिल्ली में किसकी, जैसे आपने कहा था एक दिन की बिहार प्रदेश ने एक लिस्ट लंबी भेज दी है, उस लंबी लिस्ट में से कोई पसंद आता है या अचानक उनके दिमाग में कोई है जिसको भेजना है? मनन मिश्रा किसने सोचा था? तो ऐसा कोई व्यक्ति उनके दिमाग में होगा तो वो चुन देंगे। उसमें स्पेकुलेट करने का हम इसलिए अब बीजेपी वाले में नहीं करते हैं, क्योंकि वहां वो लोग चौंकाने में बड़ा यकीन रखते हैं, चौंका देते हैं। तो चलिए, बीजेपी चौंका देती है, और आगे क्या होगा विधान परिषद के चुनाव में? आज दूसरे दिन भी नामांकन का कोई पर्चा नहीं भरा गया है, किसी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। तो बिहार की सियासत की चर्चा हम करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें
फॉलो कीजिए। धन्यवाद।